नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपने एक शब्द सुना है, एक फ्रेज सुना है, लीगल ब्राइब, यानी कानूनी तौर पे दी गई रिश्वत। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमारे समय की ऐसी हकीकत है, ऐसी सच्चाई है जिसको सिवाय इसके और कुछ और नाम नहीं दिया जा सकता। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत भाजपा की सरकार ने की और आज एक ऐतिहासिक दिन ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। अपने आप में ये इतनी बड़ी घटना है। ये 440 वोल्ट का ये जो शॉक है, झटका है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हमारी भारत की सरकार को और साथ ही बीजेपी को, जो अब से कुछ ही हफ्तों बाद चुनाव में जा रही है। और अगली जो कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, इससे आपको साफ तौर पे ये पता चलेगा कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्यों वाकई ये जो झटका है बीजेपी को मिला है। द वायर की रिपोर्ट आप पढ़िए, जाह्नवी सेन ने लिखी है। बहुत ही दिलचस्प तरीके से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये पूरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा धंधा 2017 से, अब सोचिए अब 2024 में हम हैं, 2 इलेक्शन के साइकिल्स यानी जनरल इलेक्शंस के, इसके अलावा कई तरह के कई असेंबली इलेक्शंस भी इस दौरान हो गए। क्या ये माना जाए कि इस पैसे पर आधारित जितने चुनाव हुए वो भी गैर कानूनी हुए, वो भी गैर संवैधानिक हुए? और मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी सरकार नहीं, मनमोहन सिंह सरकार होती, तो साफ तौर पर आज पूरा सोशल मीडिया का स्पेस और पूरा जो पॉलिटिकल स्पेस है हमारे ऑपोजिशन का, वो इस मांग से भर गया होता कि नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह अगर होते उस वक्त, कि मनमोहन सिंह इस्तीफा दीजिए। लेकिन आज इस पर तमाम तरह की खामोशी है। जाह्नवी सेन की ये रिपोर्ट बताती है। मैं आपको जल्दी से अपने मेहमानों से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लेकिन उससे पहले ये डिटेल्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जाह्नवी सेन बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है ये 2017 में लेकर आई थी नरेंद्र मोदी सरकार, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारे जो जानने का अधिकार है, उसके खिलाफ है, और साथ साथ जो आर्टिकल 19(1)(a है इसके भी खिलाफ है। लेकिन आप सोचिए 2017 से लेकर अब तक न जाने कितने ऐसे लोग थे, उनमें से एक शख्स मेरे साथ इस पैनल पे भी मौजूद होंगे जो लगातार कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ते रहे। जनवरी तक के महीने में, यानी अब से कुछ ही दिन पहले, पिछले महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी फैसला देने से इनकार कर दिया। और अब आके जब हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो क्या ये माना जाए कि देर हुई अंधेर नहीं हुई, या मान लिया जाए कि अंधेर हो गई है? इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे अपने पैनल से। और आप ये सोचिए कि 16,518 करोड़ रुपए के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के जरिए बेचे गए हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार और बता देती हूँ कि ये जो बिजनेसमैन हैं, यानी कारोबारी लोग हैं या कारोबारी इंडिविजुअल्स भी हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं एक तरह से पॉलिटिकल डोनेशन के तौर पर। और इस डोनेशन का हिसाब नहीं लिया जा सकता, यानी कोई नहीं जानता कि ये किसने दिया और किसको दिया। उसके बावजूद आप ये देखिए कि अब तक 55% के आसपास ये डोनेशन, जो पूरी जो डोनेशन है 6,564 करोड़ रुपए की, ये अब तक भाजपा को मिली है। और ये आंकड़े के मुताबिक ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि बीजेपी को अब तक 90% जो कॉरपोरेट डोनेशंस है उसका पूरा जो हिस्सा है, 90% हिस्सा बीजेपी के हिस्से में आया है। मैं इस डिबेट को खोलती हूँ और इसके तमाम पहलू पर बातचीत करती हूँ कि किस तरीके से ये बीजेपी और उसकी जो चुनावी संभावनाएं हैं, और इसके साथ साथ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी, उन सब पर कैसे असर डालेगा। जो चुनाव होने वाले हैं इसको किस तरीके से देखें। मेरे साथ जगदीप चौकर जी मौजूद हैं। उन बहुत ख़ास लोगों में वो शामिल हैं जो बहुत ही लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और बहुत ही मुश्किल लड़ाई वो लड़ रहे थे। उनमें से कॉमोडोर बत्रा के अलावा ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इसको ज़बरदस्त तरीके से कोर्ट के अंदर भी लड़ा, कोर्ट के बाहर भी लड़ा। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतहिंदी से आशुतोष भी मौजूद हैं। उनसे हम ये पूछेंगे कि चुनावी नतीजों पर किस तरह का असर वो देख पा रहे हैं। लेकिन पहले जगदीप जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको ये उम्मीद थी कि कोर्ट इस तरह का फैसला देगी? देखिए, सच में तो यही कहना पड़ेगा, उम्मीद नहीं थी। उम्मीद ये थी कि सरकार, ये कोर्ट कुछ बातों में कहेगी हाँ ये ठीक है, और कुछ बातों में कहेंगी इनमें थोड़ा सा डाउट है। और इतना क्लियर कट अनएम्बिगुअस फैसले की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ऑब्वियसली ये भी साथ के साथ कहना चाहिए कि फैसला बिल्कुल क्लियर कट और अनएम्बिगुअस है, कॉम्प्रिहेंसिव है। उन्होंने ऐसी बातें भी कही हैं जो हमने नहीं कही थी,
जैसे कि उन्होंने स्टेट बैंक को कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताइए किसने किसको कितना पैसा दिया है, वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए आज से 4 हफ्ते के बाद। जी हाँ, और जगदीप जी ये बताइए कि मैं कुछ चीज़ें आपसे साफ करना चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं सही समझ रही हूँ कि न सिर्फ कि उनका नाम सामने लाना पड़ेगा 2018 से लेकर अब तक जिन लोगों ने ये डोनेशंस दी हैं, या मैं कहूँगी ये लीगल ब्राइब दी है, बल्कि ये रुपया वापस भी करना पड़ेगा। क्या मैं सही समझ रही हूँ? ये मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक जजमेंट पढ़ा नहीं है। वो जजमेंट अभी अभी आधे घंटे पहले अपलोड हुआ है और 200 कुछ पन्ने का जजमेंट है। वापस करने के बारे में तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने वापस करने के लिए शायद नहीं कहा था, लेकिन अगर लिखे हुए में है तो जरूर वापस करना पड़ेगा, लेकिन मैं लगता आपके मुझे पास नहीं लौटती है। हूँ, नहीं लगता आपको। मैं वापस लौटती हूँ एक ही लम्हे में आपके पास। जी हाँ, मैं आशुतोष जी से प्रतिक्रिया लेती हूँ। आशुतोष, ये बताइए कि आप जिस तरह से इस मुद्दे को देख रहे हैं, मतलब एक तरह से एक प्लेजेंट सरप्राइज के तौर पर हमारे सामने ये पूरा फैसला आ गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में, न सिर्फ कि पिछले कुछ दिनों में, मुझे लगता है कई साल से हमारी सर्वोच्चतम अदालत ने भी कई मौक़ों पर हमें निराश किया है, और अब लग रहा था ये भी कुछ अलग नहीं होगा फैसला। जैसे मैंने बताया कि जनवरी तक के महीने में ये इस तरह से फैसला दिया गया जिसको लेकर बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके जो राजनीतिक नतीजे के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? अरफा, इसके 3 पहलू हैं। पहला तो यह है कि जो तमाम अटकलें पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के साख को लेकर लग रही थी, तो एक उम्मीद यह जगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से सरेंडर नहीं किया। दूसरा, सरकार को बहुत बड़ा झटका है, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। तीसरी बात, उन तमाम लोगों को जिनको भारत के लोकतंत्र में उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही थी, उनके मन में एक उम्मीद जगी है कि अभी भी इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, अभी भी यहाँ के जो संस्थान है वो कहीं ना कहीं सरकार का जो इकबाल है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। जहां तक राजनीतिक प्रश्न है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल इसी बात को लेकर ये कि सरकार आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा मिल रहा था उसको जनता को इसको बताना क्यों नहीं चाहती थी। तो ये जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में टिप्पणी की है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि ये चुनाव के दौरान जो पैसा आएगा सिर्फ उसी का हिसाब है, उसके अलावा भी बहुत सारा पैसा इसमें गया होगा जिसका कोई हिसाब अभी तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार के साख पर बहुत तगड़ी चोट पड़ी हुई है, और सरकार को और बीजेपी को अगर आज आप देखिए तो किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं पड़ रही है। उनके तमाम समर्थकों के बीच में इस वक्त सन्नाटा है, और वो मीडिया जो लगातार सरकार की तारीफ में पिछले कई सालों से जुटा हुआ है, वहां पर इस खबर को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। वहां पर ऐसी खबरें चल रही जिसका आज की तारीख में कोई मतलब नहीं। मेरा मानना है कि पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए चंद बेहतरीन फैसलों में से यह बड़ा फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की खंडपीठ है उसमें से आम राय से दिया गया फैसला है, यूनानिमस फैसला है, ये बहुमत का फैसला नहीं। इसका मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर पूरी तरीके से निश्चिंत था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम सरकार लेकर आई है वो गैर कानूनी है, आरटीआई के तहत होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, और जनता अगर वोट दे रही है तो उसको ये जानने का अधिकार है कि दरअसल अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को कौन फंड दे रहा है। जहां तक इसके राजनीतिक निहितार्थ का प्रश्न है, देखिए आज की तारीख में जो राजनीति हो रही है इस देश के अंदर, जो चुनाव हो रहा है वो भावनात्मक मुद्दों को भड़का कर हो रहा है। इसलिए इस मुद्दे के आधार पर कोई चुनाव का पे फर्क पड़ेगा, मैं वैसा देखता नहीं हूं। कितने पर्दे न जाने ऐसे होंगे जो उठेंगे, कौन कौन से नाम बाहर आएंगे। कुछ लोग शर्मिंदा होंगे, कोई नज़रें झुकाएंगे, कुछ जीदारी के साथ फिर से उसी पॉलिटिकल पार्टी को और ज़्यादा डोनेशंस देंगे। छोकर जी, ये बताइए कि जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आधे से ज़्यादा डोनेशंस मिली, पूरी कॉर्पोरेट डोनेशंस का 90% मिला, ये तमाम डिटेल्स हमारे सामने हैं। मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको लगातार खींच रही थी, लगातार आपको प्रोत्साहन दे रही थी? आप क्यों समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत बड़ा खतरा रहे? देखिए, इसमें दो अहम बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही हैं। एक तो ये कि मैं ये शुरू दिन से कह रहा था, ये 1 फरवरी 2017 को अनाउंस हुआ था, और 2 या 3 फरवरी से हम लोगों ने कहना शुरू किया था कि ये जो स्कीम है इसमें ये क्षमता है कि ये सत्तारूढ़ दल अगर चाहे तो बाकी जितनी पार्टियां हैं उनकी फंडिंग को टोटली चोक कर सकते हैं। और इसकी कहावत मैं कई दफा टीवी पे और इधर बता चुका हूं कि आपने पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेट बैंक से 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा,
और आपने अशोका रोड की तरफ अपनी गाड़ी चलानी शुरू की और आपको फोन आया पहले ही गोल चक्कर पे कि सुना है आशुतोष जी आपने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, क्या हाल चाल है। तो आशुतोष जी क्योंकि समझदार हैं वो अपनी गाड़ी को वहां से मोड़ के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ कर देते। तो ये एक तरीका था जिससे ऑपोजिशन पार्टियों का पैसा बिल्कुल बंद किया जा सकता था। और जो डेटा 2018 से और अब तक सामने आया उसमें ये जाहिर हो गया कि वो जो हमें एप्रीहेंशन थी, जो इम्कान था, वो पूरी तरह से सही था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा सब सत्तारूढ़ दल को मिला, दूसरे दलों को सिर्फ टोकन पैसा इधर उधर मिलता रहा। तो पहली तो बात ये थी कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन में होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, वो नहीं था। इसका सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनाउंसमेंट में जो जजमेंट अनाउंस हुआ उसमें क्लियरली चीफ जस्टिस ने कहा। दूसरी बात जिसपे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा था वो था कि नागरिकों या मतदाताओं का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, उनका ये जानने का अधिकार कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसा कहाँ से आता है, ये जानना आर्टिकल 19(1)A में आता है, क्योंकि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट के तौर पे अब मान लिया गया है मोरलेस, और फंडामेंटल राइट टू वोट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कैंडिडेट्स के बारे में और राजनीतिक दलों के बारे में। तो उस तरीके से लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस वाज आल्सो वायलेटिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटीजंस एंड वोटर्स। तो ये दो बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। उसके अलावा आपने पूछा कि इससे डेमोक्रेसी को क्या खतरा था। तीसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि पहले एक कानून था कि कोई भी कॉरपोरेट अपने मुनाफे के 7.5% से ज्यादा राजनीतिक दलों को नहीं दे सकती थी। वो 7.5% की लिमिट हटा दी गई थी और ये हो गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितना मर्जी पैसा कोई भी कॉर्पोरेट जितना मर्जी पैसा राजनीतिक दलों को दे। और उसमें फिर ये भी हो गया था कि चाहे आपकी कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है फिर भी वो जितना मर्जी पैसा दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से लागू किया है कि 7.5% से ज्यादा कोई नहीं दे सकती कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को। और इस तरह के बहुत और पहलू हैं, जैसे कि साथ साथ FCRA को भी अमेंड किया गया था कि फॉरेन कंपनी अपनी सब्सिडरी बना के उसके थ्रू पैसा राजनीतिक दलों को दे दें। तो इसमें बहुत सी गड़बड़ें थी और सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि ये एक काले धन को सफेद धन करने का और राजनीतिक दलों को काले धन को राजनीतिक दलों को दे के सफेद करने का कानूनी तरीका बना दिया गया था। तो ये इन सब चीजों का आज के फैसले ने टोटली इनको बंद कर दिया है। इस वजह से ये फैसला बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और ये सोचिए आप कि ये वो प्रधानमंत्री, वो पॉलिटिकल पार्टी है 2014 में एंटी करप्शन रथ पे सवार होकर नरेंद्र मोदी आए थे, पूरा काला धन खत्म कर दूंगा, इसके अलावा लोगों को 15 लाख रुपए, उस काले धन से लोगों को हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी खुद बीजेपी के नेताओं के वादे इरादे इन्होंने जाहिर किए, जिसकी वजह से उनको चुनाव में जीत मिली। आशुतोष जी, मैं यहाँ दर्शकों को ये याद दिलाना चाहती हूँ 2019 जो है वो लोकसभा का जो चुनाव था वो पूरी दुनिया का अब तक का सबसे महंगा चुनाव लड़ा गया। इसमें बताया जा रहा है कि $8.7 बिलियन, अब आप हिसाब लगा लीजिए, दर्शक भी हिसाब लगा लेंगे कि करीब करीब ये $9 बिलियन कितने होते हैं जो भारतीय रुपए हैं, उसमें खर्च किया गया। 2014 से 2019 के बीच दुगना खर्च हुआ, ये बात भी साफ तौर पे पता चल रही है। तो ये पैसा कहां से आ रहा था, सब बात का एक्सप्लेनेशन, सब बात की ये सफाई यहां पर जाहिर हो रही है। लेकिन आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि बहुत देर कर दी, मेहरबा आते आते 2 जनरल इलेक्शंस के साइकिल घूम गए, न जाने कितने असेंबली इलेक्शंस इस दौरान हो गए, बहुत सभी ज्यादातर जीत लिए बीजेपी ने, कुछ हार भी गए। तो अब ये सब जो चुनाव हुए, इनकी वैधता पे भी तो कोई निशान लगे, कोई सवालिया निशान लगे। आपने बिल्कुल बहुत सही प्रश्न किया, लेकिन उनकी वैधता पे सवाल लगाएगा कौन?
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में किसी तरीके कोई टिप्पणी नहीं की है। हम यही गनीमत मान लेंगे कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इतनी स्पष्टता के साथ इतना बड़ा फैसला दिया है, क्योंकि जैसा कि अभी चोकर साहब खुद कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी कि क्या वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड कर सुप्रीम कोर्ट या उनके संस्थान कभी कोई फैसला करेंगे कि भी नहीं करेंगे। ये फैसले तो ऐसे फैसले हैं जो देश के लोकतंत्र को, देश की डेमोक्रेसी को प्रभावित करते हैं, और इसके माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कहीं ना कहीं भारत का जो लोकतंत्र है उसको पैसे के बल पे, धन के बल पर उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली इसका कॉग्निजेंस लेके इसे फैसला करना चाहिए, लेकिन फिर भी 7 साल, बल्कि मैं कहूंगा कम से कम 5 साल तो कम से कम इसमें लगी गए इस पूरे फैसले में भी। फिर भी ये मान के चलेंगे देर आए दुरुस्त आए। लेकिन देखिए इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि राजनीति के चुनाव के दौरान और राजनीति में जितना पैसा ऊपर दिखता है, जो व्हाइट की मनी दिखाई पड़ती है, उसका कम से कम 100 गुना जो है या 50 गुना कम से कम वो ब्लैक मनी है, जो कभी हमको दिखाई नहीं पड़ती है। जो चेक के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो राजनीतिक पार्टियों के फंड में जाते हैं, वो बहुत छोटा अमाउंट है। हकीकत यह है कि जब हम इस बारे में बात करते हैं कि कोई राजनीतिक दल 70 लाख 80 लाख रुपए अपने लोकसभा के चुनाव में खर्च करता है, अगर आप ईमानदारी से अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो यह खर्चा किसी भी वक्त, अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव ईमानदारी से लड़ती है, अगर लड़ती है, ठीक तरीके से अगर लड़ती है, तो 20 करोड़ रुपए या 30 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं होते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी न केवल हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, और जिस तरीके से जितना पैसा उसके पास है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास वो लग्जरी है ही नहीं। चुनाव के दौरान यह भी देखा जाता है कि जो राजनीतिक पार्टियों के अपने जो फंड के सोर्सेज हैं, उनको भी इनकम टैक्स लगा के या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा के या पुलिस के लगा के या सीआरपीएफ लगा के उस फंड को भी स्क्वीज करने की कोशिश की जा रही। तो आज की तारीख में जो पूरा हमारा लोकतंत्र है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ सरकार है, जिसके साथ इंस्टीट्यूशन है, जिसके पास अथाह पैसा है, दूसरी तरफ वो राजनीतिक दल है जो विपक्ष में है और जो कहीं ना कहीं खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और उनके सारे सोर्सेस को स्क्वीज करने की कोशिश की जाती है। तो उस लिहाज से मैं कहूंगा कि ये एक नैतिक दबाव सरकार के ऊपर होगा, एक नैतिक झटका होगा, लेकिन रियल टर्म में इसका कोई फर्क, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, ना तो बीजेपी के ऊपर पड़ेगा ना सरकार के ऊपर। बात निराश कर देने वाली है, और यही मेरा अगला सवाल भी होने जा रहा था कि क्या फिर से जितना भी ये वाइट पैसा दिख रहा था, जो नहीं दिख रहा था, जो अब दिख सकता है, क्या ये सब कुछ भी कैश में तब्दील हो जाएगा? छोकर साहब, आपने एक पूरी जिंदगी गुजार दी। मैं देख रही थी कि आप लगभग 80 साल के होने जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा हिस्सा आपने सिर्फ लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे लाई जाए, कैसे बेहतर तरीके से लोकतंत्र को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए, चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए, इसमें आपने पूरा अपना जीवन गुजार दिया। अब ये बताइए, आपके ये कहा जा रहा है, एक तरफ तो ये पक्ष है जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि क्या फिर से कैश का और ज्यादा बोलबाला हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर 70-80 लाख दिखा रहे हैं तो 20-30 करोड़, आप प्रोपोर्शन देखिए कितने गुना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है ब्लैक मनी के तौर पर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अब जिस तरह से जो माहौल नजर आ रहा है वो ये कि देखिए बीजेपी जीत सकती है, ये अगला जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी जाहिर है उसको चैलेंज कर रही है, तो जो भी कुछ अगर पैसा मिल सकता था कांग्रेस पार्टी को डोनेशन के तौर पर, तो क्या अगर चूंकि नाम बाहर आएंगे, सामने आएंगे, तो इसको लेकर भी खतरा पैदा होगा? क्योंकि साफ तौर पे कहा जाता है कि एक ऐसी स्कीम है ये कि इसे क्विट प्रो को, अगर हम लीगल लैंग्वेज में कहें, यानी कि कारोबारी पैसा दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी फायदा पहुंचाती है कारोबारी को। देखिए, आशुतोष ने बहुत सही कहा कि जितना पैसा दिखाया जाता है उसका कम से कम 10 गुना या 100 गुना कैश होता है जो नहीं दिखाया जाता है। ये हम लोगों को शुरू से मालूम है। जब से हम लोग ये काम शुरू किए कि आरटीआई के थ्रू हमने कुछ पता लगाया कि पॉलिटिकल पार्टियों के इनकम टैक्स रिटर्न हमने ली, उसमें देखा वो कितना दिखा रहे हैं, और फिर जब ये पता लगा कि 20,000 से ज्यादा, तो 20,000 के कम वाले को दिखाना नहीं पड़ता। तो पहली स्टडी में तो ये पता लगा था कि 75 से 80% पैसे के सोर्सेज अननोन थे, जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब भी। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये मैं आज सुबह से भी कई दफा कुछ मैं लोगों को ये कह चुका हूं कि इस जजमेंट का जो हम लोगों को यूफोरिया है, उसमें हमें ये रियलिटी नहीं भूलनी चाहिए कि 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई
उससे पहले भी हमारा राजनीतिक चुनाव का जो ढांचा था वो कोई बहुत बढ़िया नहीं था। हम लोगों ने ये काम 1999 में शुरू किया और 1999 से 2017 तक हम लोग काम करते आए और हम लोग परेशान होते रहे, दुखी होते रहे, क्योंकि कोई आगे उसमें सफलता मिल नहीं रही थी। तो उसी खराब सिस्टम के ऊपर ये एक नई मिसचिफ लगा दी गई थी जो उस सब से कहीं ज्यादा थी और जिससे, जैसा मैंने पहले कहा, जो सत्तारूढ़ दल थे, रूलिंग पार्टियों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। तो इस जजमेंट ने ये जो 2017 में नया एक हमारे सिर के ऊपर बिठा दिया था उसको हटाया है। लेकिन उससे पहले जो हमारे चुनावी ढांचे में चीजें थी वो वैसी की वैसी हैं और उसमें जो आशुतोष कह रहे हैं कि कैश का बहुत ज्यादा दखल है, वो बिल्कुल सही है। उससे तो डील करना ही पड़ेगा और जी। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। हम देख रहे हैं एंटी डिफेक्शन है, क्या क्या नहीं हो रहा है और कैसे कैसे लोग दल बदल रहे हैं। अब पहले तो आया राम गया राम होता था, पलटू राम होने जी, लगा है। तो बिल्कुल। ये सब जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में कमियां हैं वो तो थी और अभी भी हैं, उनसे जी हाँ, निपटना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन ये जो है कि भाई किसी एक पार्टी को 6,000 करोड़ या 8,000 रुपए इससे मिल गए, उसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास उतना ही पैसा है। उसके पास तो उससे कहीं 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 ज्यादा है जो कि डिक्लेयर नहीं होता। और वो जो अनडिक्लेयर्ड पैसे का खेल है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के होते हुए भी चल रहा था, उसके पहले भी चल रहा था और अब इलेक्टोरल बॉन्ड हटने के बाद भी चलेगा। जी हाँ। असली खेल वही है। जी मैं हाँ, छोकर आपको साहब। जी, एक बात छोटी सी बताता हूँ। अगर आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है देश में जो कि बहुत बड़ी है, शायद सबसे बड़ी है, लेकिन उसका किसी लिस्ट में नाम नहीं है कि उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया हो। हुँ। तो ऐसे से बहुत से इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनसे पता लगता है कि ये जो डिक्लेयर्ड पैसा है। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया छोकर साहब। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। छोटी-सी एक जीत ही सही, लेकिन लोकतंत्र के लिए एक बड़ी खबर है ये और मुझे लगता है कि इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से ही एक लोकतंत्र बनता है और बिगड़ता है। अभी के लिए शायद इसी में एक राहत की सांस ले ली जाए कि अगर ये भी फैसला अगर खिलाफ आता लोकतंत्र के, आम नागरिक के जानने के अधिकार के, उसके वोटिंग के अधिकार के, तो शायद और भी निराशा भरा दिन होता। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।